नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सीरीज की दूसरी वीडियो में। प्राचीन बिहार का इतिहास। इस भाग में हम जानेंगे प्राक ऐतिहासिक काल और बिहार के महाजनपदों के बारे में। यह वीडियो खास तौर पर बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तैयार किया गया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था बिहार का परिचय। इस क्लास में हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे और इसको शुरू करेंगे हम लोग प्री हिस्टोरिकल पीरियड से, यानी प्राक ऐतिहासिक काल से। उसका चूंकि बौद्ध धर्म का मुख्य क्षेत्र बिहार ही रहा है बुद्ध के समय में, तो बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से जानना आवश्यक है। और जैन धर्म का उदय भी लगभग बिहार से ही हुआ है, तो इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और मगध के द्वारा, चूंकि पूरे भारत में कश्मीर से लेकर लगभग कन्याकुमारी और अफगानिस्तान से लेकर लगभग बांग्लादेश तक शासन स्थापित किया गया, इसलिए मगध को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले आपको पढ़ा रहे हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड को, इसके कई भाग हैं। पहला पैलियोलिथिक पीरियड, इसको हिंदी में कहते हैं पुरा पाषाण काल। अब पैलियोलिथिक पीरियड जो है, इसका एक बड़ा सा ये पीरियड है। ये 5 लाख वर्ष से लगभग 10,000 वर्ष के बीच, ईसा पूर्व के बीच इसको माना जाता है। अब इसके कई भाग हैं। जैसे इसका पहला भाग हुआ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, इसको पुरा पाषाण काल कहा गया। पुरा पाषाण काल। अब इसके पुरा पाषाण काल के 3 भाग हैं। पहला लोअर पैलियोलिथिक, इसको कह सकते हैं हम लोग प्रारंभिक पुरा पाषाण काल। प्रारंभिक पुरा पाषाण काल। इसको माना गया है 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर लगभग 50,000 ईसा पूर्व के बीच का काल। दूसरा मिडिल पैलियोलिथिक में, इसको हिंदी में कहेंगे मध्य पुरा पाषाण काल। इसका काल माना गया है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 BC तक। और तीसरा इसको कहा गया अपर पैलियोलिथिक। इसको कहा गया, ये हो गया मध्य पुरा पाषाण काल। ये हो गया परवर्ती पुरा पाषाण काल। परवर्ती पुरा पाषाण काल। तो पैलियोलिथिक पीरियड यानी पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब क्या है ना कि इस समय, चूंकि इस समय के लोगों के बारे में जानकारी हमें
उनके द्वारा उपयोग में लाए गए औजार इम्प्लीमेंट्स के द्वारा ही मिलती है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा कोई इंस्क्रिप्शन या अभिलेख तो लिखवाया नहीं गया। और इस समय के लोग फूड गैदरर, हंटर यही हुआ करते थे। अब इस समय के लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। ये चूंकि शिकार करते थे, फल मूल कंद खाते थे, फूड गैदरर जिसको कहा गया, भोजन संग्रह करते थे। तो इस समय के लोग एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। क्यों? क्योंकि जैसे ये जानवर का शिकार करेंगे तो जानवर तो भी बढ़ता रहता है, क्योंकि वो भी अपने भोजन की तलाश में आगे बढ़ेगा। और चूंकि ये लोग फल मूल खाते थे तो फल का भी कुछ सीजन होता है, इस सीजन में ये फल है तो उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस पीरियड में चूंकि हिम युग था, आइस एज, तो आइस एज था, तो ये केवल इसी क्षेत्र में, यानी जो ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में केवल वो आइस फ्री था। तो इस क्षेत्र में आदि मानव थे। और इन लोगों को रॉक शेल्टर में रहना पड़ता था, केव गुफाओं में वगैरह वगैरह रहना पड़ता। तो ये पानी का जहाँ स्रोत होगा और जहाँ इस तरह का गुफा होगा, उसी क्षेत्र में ज़्यादातर ये लोग रहते थे। तो इस समय केवल ये 3 पीरियड जो है, इसमें डिस्टिंक्शन या इसको हम लोग अंतर केवल उसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो प्रयोग में लाए जाते थे हथियार, पत्थर के हथियार, तो उसी के आधार पर हम लोग ये अंतर कर पाते हैं। जो पहले वाले, जो प्रारंभिक पुरापाषाण काल के जो आदि मानव थे, उनके द्वारा कोई पत्थर लिया गया, उसको केवल नुकीला आगे कर दिया गया, हल्का फुल्का, और उसी से वो कुछ कुछ अपना काम चलाते थे। जैसे तो इस समय के लोगों द्वारा मुख्य रूप से 2-3 तरह के हथियार या औजार प्रयोग में लाए गए। वो कौन कौन से औजार थे? तो इस समय हैंड एक्स, यानी हाथ की कुल्हाड़ी, एक पत्थर है, उसका आगे थोड़ा नुकीला कर दिया गया और उसका उपयोग कर रहा है। उसी तरह क्लीवर्स ये हो गया चाकू की तरह, और चॉपर्स ये भी चाकू की तरह का ही, ये भी अलग प्रकार का चाकू। तो ये जो है इसी प्रकार के औजार इसमें लोग प्रयोग में लाते थे। पत्थर के सभी बने होते थे और पॉलिश वगैरह नहीं किया जाता था। और इस समय के अवशेष बिहार से छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर का पठार और मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुई। अब जो ये तो हो गया प्रारंभिक पुरापाषाण काल। अब जो मध्य पुरापाषाण काल है, उसमें इनके औजार पहले से कुछ बेहतर हुए और इसमें ये लोग पतले पतले पत्थर मतलब फ्लेक्स यानी पत्थर के पतले पतले, यानी इससे बेहतर हथियार इसमें इन लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया गया। जैसे इन लोगों के द्वारा जो हथियार यूज में लाया गया, वो ब्लेड आप समझते हैं, पत्ती, बोरर, ये बेधनी, उसके बाद पॉइंट्स और स्क्रैपर, ये हो गया खुरचनी। तो इस प्रकार के हथियार इसमें इन लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए गए। इसका भी अवशेष मुंगेर
के भीम बांध के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इसका अवशेष मुंगेर के भीम बांध, ठीक है, ये हो गया मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष मिले मुंगेर से, भीम बांध के क्षेत्र से। अब अपर पैलियोलिथिक यानी परवर्ती पुरापाषाण काल। तो परवर्ती पुरापाषाण काल के अवशेष भी मुंगेर के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए। परवर्ती पुरापाषाण काल, इसके भी अवशेष मुंगेर के भीम बांध क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इस समय आदि मानव के द्वारा भी फ्लैक्स के ही औजार यूज किए जाते थे, यानी पत्थर, लेकिन पहले से बेहतर थे। तो इस समय कौन कौन से हथियारों का प्रयोग इन लोगों के द्वारा किया गया? ब्यूरिन और ब्यूरिन हो गया, और स्क्रैपर, पहले से उन्नत हथियार है, ठीक है। इसके भी अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए। अब क्या है ना कि जो पुरापाषाण काल है और नवपाषाण काल, इसके बीच का एक संक्रमण काल होता है, जिसको हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। इस काल में आता है, तो जो संक्रमण काल था उसको कहा जाता है मेजोलिथिक, मेजोलिथिक पीरियड। इस समय के जो मानव थे उनके द्वारा छोटे छोटे पत्थरों के औजार का प्रयोग किया जाता था, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथ। तो इस समय के भी अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। मुंगेर, और इसमें केवल छोटे छोटे पत्थरों का औजार यूज किया जाता था। इसके बाद नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक पीरियड। इस समय जो औजार प्रयोग में लाए जाते थे वो चिकने और पॉलिश किए होते थे, पहले से काफी बेहतर। केवल अभी हम लोग मेटल का औजार यूज करते हैं। इस समय जो औजार यूज किया जाता था उसकी आकृति और उसका स्वरूप लगभग वैसा ही था, केवल वो पत्थर के होते थे। तो अब ये बेहतर औजार प्रयोग में लाने लगे। तो इस समय का जो अवशेष है वो दो जगह से बिहार से प्राप्त हुआ है। एक तो चिरान, ये सारण जिले में, और दूसरा चेचर, ये वैशाली जिले में है। चिरान की विशेषता क्या है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर पत्थरों के औजार के अतिरिक्त हड्डियों के औजार यहाँ से प्राप्त हुए। खास करके जो हिरण के सिंग से बनाए गए, हिरण के सिंग से बनाए गए औजार चिरान से प्राप्त हुए हैं। चिरान से हिरण के सिंग से बनाए हुए औजार भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। अब ताम्रपाषाण काल का अर्थ हुआ कि इस समय लोग पत्थर के औजारों के साथ साथ
तांबे के औजार का प्रयोग करते थे। तो पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का औजार का प्रयोग करते थे। तो ये इसका अवशेष चिरांद, चेचर, उसके बाद सोनपुर, ये गया में है। सेनुआर, सेनुआर ये भी गया में है। ताराडी ये भी गया में है। उसके मनेर पटना के पास है। इन सभी स्थानों से ताम्रपाषाण यानी कैलकोलिथिक पीरियड के अवशेष प्राप्त हुए। तो अब हम लोग चूंकि प्री हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में पढ़ लिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अब 6th सेंचुरी बीसी से बिहार का इतिहास। तो आपको पता होगा कि 6th सेंचुरी बीसी में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उसमें से जो प्रमुख 2-3 जनपद थे, पहला अंग, दूसरा मगध और तीसरा वज्जी। तो ये तीनों बिहार में था और है। तो पहले हम लोग अंग के बारे में जानें। अंग जो है ये आधुनिक काल का भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है। पुराना भागलपुर कमिश्नरी का जो क्षेत्र है वही हो गया अंग का क्षेत्र। इसमें भागलपुर मुंगेर के आसपास का लगभग 100-150 किलोमीटर रेडियस का क्षेत्र इसमें आता है। अंग के बारे में आपको बता दें कि जो हिस्टोरिकल नहीं है, जैसे इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, उसके बारे में जानना आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो बुद्ध के समकालीन यहाँ के शासक जिसके बारे में हमें जानकारी है वो थे ब्रह्मदत्त, और इसकी राजधानी थी चंपा, चंपानगर इसको कहते हैं आजकल, या मालिनी, मालिनी। तो अंग के बारे में अभी आप इसको बाद में बिंबिसार के शासनकाल में ही अजातशत्रु द्वारा आक्रमण करके इसको मगध में मिलाया गया। तो इसका अलग अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि इसको बिंबिसार के शासनकाल में ही इसको मगध में शामिल कर लिया गया। अब हम लोग पहले देखते हैं वज्जी के बारे में। वज्जी जो है वो आज का मुजफ्फरपुर और वैशाली, हाजीपुर के आसपास का क्षेत्र है। इसकी राजधानी थी वैशाली। इसकी राजधानी थी वैशाली, और यह कई संघों, कई गणराज्य का एक परिसंघ था। इसकी राजधानी वैशाली थी और यह कई गणराज्य, जो 16 महाजनपद हुए उसमें से कुछ ही थे जो रिपब्लिक थे, गणराज्य थे, रिपब्लिक। ये दुनिया का प्राचीनतम रिपब्लिक है। इसके पहले
दुनिया के किसी क्षेत्र में भी रिपब्लिक या गणतंत्र नहीं पाया गया है। तो यह एक रिपब्लिक था, इसमें कई गणतंत्र थे और सबसे प्रमुख गणतंत्र था इसका लिच्छवी। सबसे प्रमुख गणतंत्र था लिच्छवी। यहीं की थी, वैशाली की थी आम्रपाली, जो एक नर्तकी थी और इतिहास में काफी प्रसिद्ध हुई है। अब दूसरा है मगध। मगध के बारे में विस्तार से पढ़ना होगा, क्योंकि मगध का विस्तार पूरे भारत में हुआ धीरे धीरे। तो मगध के जो शासक हुए, महाभारत काल में ऐसा माना था कि यहाँ के शासक थे जरासंध। तो हम लोग पढ़ेंगे मगध के बारे में हर्यंक वंश से। हर्यंक वंश का यहाँ शासन था। इसके संस्थापक माने आते हैं बिंबिसार, और बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व के बीच रहा। ठीक है। अब बिंबिसार के द्वारा अपना राज विस्तार के लिए मैट्रिमोनियल अलायंसेस किया गया उस समय के जो प्रसिद्ध राजवंश थे उसके साथ, ताकि इनकी शक्ति में वृद्धि हो सके। तो इनकी एक पत्नी विदेह की राजकुमारी थी। इनकी एक पत्नी पंजाब के मद्र नरेश की बेटी थी। इनकी एक पत्नी लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, बेटी थी। ठीक है, जिनका नाम था चेलेना। ठीक है। तो इस तरह इनके द्वारा अपने आप को मजबूत किया गया। विभिन्न जो उसमें गणराज्य या राज्य थे उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। इनको श्रेणीय या सेनी के नाम से भी जाना जाता है। श्रेणीय या सेनीय, बिंबिसार को श्रेणी या सेनीय के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के शासन काल में अजातशत्रु के द्वारा अंग को मगध में शामिल कर लिया गया। इनकी एक पत्नी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, और कौशल नरेश की बहन से शादी करने के कारण इनको काशी दहेज में मिला था। इस समय मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था अवंती। तो अवंती के शासक के साथ बिंबिसार का युद्ध हुआ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इस कारण दोनों के द्वारा संधि की गई और दोनों मित्रता हो गई, और बिंबिसार के द्वारा अपना जो राजवैद्य था जीवक, उनको इलाज के लिए चंड प्रद्योत महासेन के पास भेजा गया। बिंबिसार के राजवैद्य थे जीवक, जिसको अवंती के शासक के इलाज के लिए भेजा गया था। अवंती का शासक इसमें कौन था? चंड प्रद्योत महासेन। अब बिंबिसार के उत्तराधिकारी हुए इनका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु का शासन 492 BC से
460 BC के बीच रहा। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता क्योंकि ऐसा माना आता है कि इनके द्वारा अपने पिता की हत्या करके गद्दी हासिल की गई थी। अजातशत्रु को कुनिक भी कहते हैं। कुनिक अजातशत्रु का एक नाम कुनिक भी है। तो अजातशत्रु के समय में तेजी से मगध का विस्तार हुआ। इनके द्वारा कौशल नरेश को हराया गया और कौशल के क्षेत्र को भी मगध में मिलाया गया। इनके द्वारा मल्ल को भी जीता गया। जो 16 जनपदों में से एक जनपद था मल्ल, उसको भी जीता गया। तो अजातशत्रु के शासनकाल में मगध का विस्तार लंबे क्षेत्र पर हो चुका था। अजातशत्रु के बाद इन्हें शिशुनाग के द्वारा हटाया गया। शिशुनाग, और जिस वंश की स्थापना की गई, इसके बाद आए उदयन आए। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी हुए उदयन। इनका शासनकाल 460 से 444 BC के बीच रहा। अजातशत्रु के द्वारा वैशाली या बज्जी गणराज्य पर भी आक्रमण किया गया। बज्जी गणराज्य काफी शक्तिशाली था, तो बज्जियों को हराना बहुत कठिन था। इसलिए इनके द्वारा गंगा के किनारे बज्जियों को हराने के लिए बनाया गया पाटलीग्राम। ये पाटलीग्राम ही बाद में पाटलिपुत्र बना। इनके द्वारा अपने एक मंत्री वर्षाकर की सहायता से बज्जीगण में फूट डाली गई और 16 वर्ष के संघर्ष के बाद इनको द्वारा बज्जी को भी पाटलिपुत्र में मगध में मिला लिया गया। ठीक है। अब इनके उत्तराधिकारी हुए उदयन। उदयन का शासनकाल हुआ 460 से 444 BC। उदयन के द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई पाटलिपुत्र, इसलिए उदयन को ही पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। शिशुनाग के द्वारा उदयन को हटाया गया। इसके द्वारा जिस वंश की स्थापना की गई उसको कहा गया शिशुनाग वंश। इस वंश में कितने शासक हुए इसकी जानकारी हम लोग को स्पष्ट रूप से नहीं है। केवल इतना पता है कि शिशुनाग के द्वारा मगध के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अवंती को अंततः हरा दिया गया और अवंती का क्षेत्र मगध में शामिल किया गया। तो शिशुनाग का ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। शिशुनाग वंश का ही एक शासक था जिनका नाम था कालाशोक। कालाशोक का ये महत्व है कि इनके द्वारा कुछ समय के लिए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर राजगीर लाई गई थी और इसी समय वैशाली में एक बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अभी आप इतना समझें कि कालशोक का ये महत्व है कि इसके द्वारा कुछ समय के लिए मगध की राजधानी लाई गई पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली। इसके बाद मगध में नंद वंश का शासन हुआ। नंद वंश के संस्थापक माने जाते हैं महापद्म नंद। कुछ
स्रोतों में ऐसा उल्लेख है कि नंद वंश में 9 शासक हुए, इसलिए इन लोगों को 9 नंद के नाम से जाना आता है। नंद वंश का संस्थापक हुआ महापद नंद। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके पास बहुत बड़ी सेना थी और इनके द्वारा कई शासकों को हराया गया, इसीलिए इनके द्वारा एक रथ की उपाधि ली गई, एक रथ। और इनके द्वारा महाछत्रांतक की भी उपाधि ली गई, एक रथ और महाछत्रांतक। ठीक है। अब इनके बाद कौन शासक हुए इसकी बारे जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन नंद वंश का अंतिम शासक हुआ धनानंद। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय नंद वंश का शासक धनानंद था। इसको अग्रमीज, ग्रीक स्रोतों में धनानंद को अग्रमीज कहा गया है, अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र। तो महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता है, महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता है। महापद्मनंद के द्वारा क्या क्या उपाधि ली गई? एक रथ और महाछत्रांतक, और इनको उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। इनका पुत्र ऐसा माना जाता है धनानंद थे, और धनानंद इसमें सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, उसमें धनानंद मगध के शासक थे। और महापद्मनंद के द्वारा एक और कार्य किया गया जो हम बताना भूल गए। महापद्मनंद के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था और जीन यानी महावीर की मूर्ति वहां से जीतकर मगध में लाया गया था। तो महापद्मनंद के बारे में आप समझ गए। धनानंद अंतिम शासक हुए, इसी समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, और ऐसा कहा था कि इनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि सिकंदर की सेना के द्वारा भारत में मगध की ओर बढ़ने से इनकार किया गया, इतनी लंबी चौड़ी इनके पास सेना थी। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर मौर्य वंश की स्थापना की गई। अब आपको बता दें कि आखिर मगध 16 महाजनपदों में मगध ही क्यों पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करने में सफल रहा। उसकी वजह एक तो ये थी कि मगध को कुछ बहुत अच्छे शासकों की सेवा प्राप्त हुई, जैसे कि बिंबिसार या अजातशत्रु। ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु के द्वारा 2 नए प्रकार के औजार बनाए गए थे, जिसको कहा जाता है रथमूसल और महाशीलकंटक। रथमूसल और महाशीलकंटक। तो इस कारण से रथमूसल और महाशीलकंटक उसके अतिरिक्त क्या था कि मगध जो है इसकी प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर, और राजगीर को अभेद दुर्ग की तरह बना दिया गया था, क्योंकि ये 3 दिशाओं से पर्वतों से घिरा हुआ था और चौथी दिशा में एक ऊंची दीवार खड़ी करके इसको अभेद दुर्ग की तरह बना दिया गया था। इसके राजगीर के वास्तुकार माने जाते हैं, राजगीर के
वास्तुकार माने जाते हैं महागोविंद। राजगीर के वास्तुकार महागोविंद। तो मगध की दूसरी राजधानी भी पाटलिपुत्र। यह 3 दिशाओं से नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए इसको जल दुर्ग कहा गया। उसमें गंगा, सोन और पुनपुन। तो मगध अपनी सेनाओं को तुरंत मोबिलाइज कर सकता था नदियों के सहारे, लेकिन जब दुश्मन की सेना मगध पर आक्रमण करना चाहती थी तो उसको उफनती हुई नदियों का सामना करना पड़ता था। तो मगध का जो की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र जो थी वह जल दुर्ग की तरह था। इस कारण से भी मगध अन्य राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली हुआ। मगध का क्षेत्र काफी उपजाऊ क्षेत्र था। ऐसा माना जाता है कि मगध के आसपास का क्षेत्र विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र में से है। तो चूंकि ज्यादा उपजाऊ था तो इससे लोग ज्यादा उपजाते थे और उस कारण से कर ज्यादा दे सकते थे, कर ज्यादा देने में सक्षम थे। अब ज्यादा कर देते थे तो बड़ी संख्या में सेना भी रखने में सक्षम थे वहां के शासक। तो मगध का उपजाऊ होना मगध के विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसके अतिरिक्त क्या था कि मगध के क्षेत्र में चूंकि उस समय झारखंड का क्षेत्र भी आता था, तो मगध का क्षेत्र लौह अयस्क मगध के क्षेत्र में बड़े पैमाने पाया जाता था। तो यहाँ के शासक तरह तरह के लोहे के औजार बना सकते थे। उसी प्रकार मगध में बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते थे, तो उन हाथियों का उपयोग दुश्मन के दुर्ग को ध्वस्त करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार इन सब कारणों से मगध अन्य 16 महाजनपदों में से सभी जनपदों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा और अंततः चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई, जो लगभग अफगानिस्तान से लेकर अपने बांग्लादेश और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक का पूरा क्षेत्र मौर्य शासकों के अधीन हुआ। तो अभी आपको हम पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की स्थापना तक का इतिहास बिहार का आपको बताए। अगले क्लास में आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उससे आगे के इतिहास के बारे में बताया जाएगा।